Hello guys, I hope you all are doing good. So today we are going to discuss the political science का NIOS class 12 political science का पेपर डिस्कस करने वाले हैं that was conducted in the month of क्या हो जाता है ये I always forget like मुझे पेन सिलेक्ट करना होता है सबसे पहले जो कहीं ना कहीं अप्रैल के मंथ में कंडक्ट हुआ था किसका पोल साइंस का किसका क्लास 12th का ठीक है ये पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो सेक्शन है आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर ठीक है आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग ठीक है एंड द वन वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर ठीक है हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर अबाउट दिस आई हैव ऑलरेडी मेड अ separate video for this you can go and visit to that particular video and watch that video completely मैं ये कहूंगा कि पूरी वीडियो देखनी है then only you will be able to understand that how can we write effectively in the examination and how can we fetch good marks sorry ठीक है not mask it marks ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम जो है ना 2025 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का ठीक है तो ये काफी लंबी भी हो सकती है वीडियो मे भी छोटी भी हो सकती है एंड आई एम रियली वेरी सॉरी क्योंकि अराउंड 6 days का गैप हो चुका है 6 days का गैप हो चुका है आई प्रॉमिस्ड यू टू डिलीवर वन वीडियो every day ठीक है but due to some uncertainties or I can say ki up down in my life made me to stop uploading videos but now it will be continue and the videos will be coming on each and every day ठीक है I'm really sorry for that inconvenience ठीक है so let's start the video. I welcome you all to the channel. I'm your friend Arun Shamu. Now, my people, one more thing which I would like to add here. See, you can contribute your part, just little bit. You can contribute. ठीक है? It just costs nothing. ठीक है? If you subscribe to the channel, it just costs nothing to you. But if you want to help me, and it will be a great help from your side. You can join the channel. You can join the channel and you can contribute your part a little bit only. ठीक है? It will really help. It will really help me. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी कर सकते हैं मेरी बहुत मदद होगी ठीक है एंड आई विल बी वेरी मोटिवेटेड अलॉट मोटिवेटेड मैं आपके लिए रोज रोज वीडियो लाऊंगा मुझे भी अच्छा लगेगा फिर कि हाँ कहीं ना कहीं चीजें बच्चे पढ़ भी रहे हैं और मोटिवेट भी हैं ठीक है तो आप ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को भी और चैनल को भी ठीक है और आप अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं कि सर this thing I didn't get. Sir, could you please help me with this? Could you please tell me this particular thing? This is the portion where I'm getting a lot of troubles or where I'm where I got stuck. So how should I do and what should I do? तो आप भी अपने questions पूछ सकते हैं. I'm always there for you. ठीक है? I'm always there for you. I'll help you. ठीक है? I'll personally help you. ठीक है? You can directly write on the on Instagram or Telegram. ठीक है? @अरुण शामू एट द रेट नहीं भी लगाएंगे तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे जीरो लगा दीजिएगा लास्ट में ठीक है दोनों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप मुझसे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं सो दैट कि योर प्रॉब्लम कुड बी सॉर्ट आउट ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर को डिस्कस करते हैं कंप्लीटली लेट मी रेज इट फर्स्ट ठीक है मुझे इरेज करने दीजिए इसको पहले जस्ट इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम हो जस्ट अ सेकेंड now it is now completely erased. So this is the paper political science का पेपर है ये ठीक है इसी को हम जो है ना completely डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स का होता है मगर टीएमए एक्सक्लूड होता है इसमें से ठीक है वो चीज मैं आपको ऑलरेडी जो एक वीडियो है सेपरेट उसमें बता चुका हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट you can directly go to the channel and find that video and you can watch that. I'll also pin in the comment box. I'll also pin the playlist complete playlist ठीक है ताकि आप लोगों को आसानी पड़ जाए ढूंढने में ठीक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और मे भी हो सकता है लास्ट में पॉपअप आ जाए लास्ट में जब वीडियो खत्म होती है ठीक है तो वहां पर भी आपको दिख जाएगी अब ये जो आपका पेपर है 7A और 7B जो है ऑप्शनल है ठीक है आप या तो 7A कर सकते हैं या 7B कर सकते हैं ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है यू कैन इधर ऑप्ट फॉर द 7A1 और 7AB
सॉरी 7B। ठीक है, ये कंप्लीटली ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं 1 से 20 जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ये एमसीक्यू रहने वाले हैं। ठीक है, और 21 से 35 तक ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू रहने वाले हैं, 2 मार्क्स के। मगर सेक्शन बी में जो रहेंगे ये कहीं ना कहीं शॉर्ट आंसर वाले भी रहेंगे, 36 से 46 तक और 47 से 52 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर आपको 30 से 50 वर्ड में आंसर देना है यहाँ पर ये वाले में, और 53 से 54 के बीच है वो 80 से 120 के बीच में आपको वर्ड लिखने हैं और 5 मार्क्स से कैरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिल्कुल बिना समय गवाए कि आखिर पेपर कैसा रहा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समय लग गया है पेपर को डिस्कशन लेकर आने के लिए, अभी भी कुछ और भी है ताकि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना वो एनालाइज कर सकें। ठीक है, अब मैं ईयर वाइज डालूंगा, अभी मैं 2025 के कवर कर देता हूँ, फिर 2024 के और 2023 के 3 साल के मैं क्वेश्चन पेपर जो है आपको एनालाइज कर कर आपके जो अपलोड कर दूंगा, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के। ठीक है, और बायोलॉजी के भी। ठीक है, so that you people can analyze or watch the videos so that you people feel so much easy। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं ना। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब जहां पर पैसों को ज्यादा महत्व दिया जाता हो, ऑब्वियसली यही मतलब होगा। ठीक है, पूंजीवाद इकोनॉमी, जैसे कि हमारी जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है वो मोस्टली पूंजीवाद है, वहां पर कैपिटलिज्म चलता है, दे ऑलवेज प्रेफर प्रेफर मनी। ठीक है, प्रेफर मनी। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, निकटता से किसके साथ जुड़ी हुई है? ऑब्वियसली लिबरलिज्म, उदारवाद के साथ। ठीक है, उदारवाद के साथ ही तो होगी। सोशलिज्म इस चीज को एडवोकेट नहीं करता, इस चीज को बढ़ावा नहीं देता। मार्क्सिज्म तो बिल्कुल ही खिलाफ थे। ठीक है, कम्युनिज्म तो है ही, कम्युनिटी की ओनरशिप रहेगी भाई साहब। तो लिबरलिज्म भी तो कहीं ना कहीं सबको बढ़ावा देता, सबकी अपनी अपनी एक जो चीज होनी चाहिए, सबको कहीं ना कहीं अपने अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, फ्री ट्रेड का कौन बढ़ावा देता? ऑब्वियसली लिबरलिज्म, उदारवाद कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में, चैप्टर 1, 2, 3, 4 इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल है ये भी मैंने आपको पढ़ाई थी, मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो किसका है? ठीक है, वो मार्क्सवाद ने दिया था। ठीक है, ये चीज मैं पढ़ा चुका आपको, मार्क्सिज्म के बारे में ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट एंड मीन्स आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक कॉइन के दो पहलू हैं, वो है एंड, एक तरह का एंड और एक मीन्स। मतलब एंड और मीन्स का मतलब क्या होता है? सपोज यू वांट टू अचीव अ गोल, दैट इज यू वांट टू बिकम अ सीए। ठीक है, यू वांट टू बिकम अ सीए एंड द प्रोसेस थ्रू विच यू आर गोइंग टू बिकम द सीए, this also mean this is called means, and the and when you will become a CA, that is called and। ठीक है, एंड वो हो गया लास्ट का अंत में, वो अंत वो हो गया जिस जब आप सीए बन जाएंगे। सीए बनने तक की प्रोसेस को बोलते हैं मेंस। ठीक है, एंड मीन्स। और इसके जो बिलीवर थे ना ये महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ये कहते थे कि भाई साहब एंड के साथ साथ जो है ना आपको जो मीन्स है ना उस पर भी फोकस करना पड़ेगा, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप मीन्स में ही ज्यादा स्ट्रगल करोगे, अपने आप को बिल्कुल ही जुझाड़ दोगे, तो भाई साहब ना तो आप एंड के रहोगे ना फिर मीन्स के रहोगे। तो इसीलिए द प्रोसेस थ्रू विच यू आर गोइंग टू बिकम अ सीए, यू हैव टू एंजॉय दैट, यू हैव टू एंजॉय बोथ द थिंग्स, इधर मीन्स और एंड। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई थी बातें। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है समझनी, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, खैर ये इट इज नॉट रिटन इन योर टेक्स्ट बुक, बट स्टिल यू हैव दिस आइडिया। ठीक है, आई नो इफ यू स्किप दिस क्वेश्चंस और इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, लाइक कार्ल मार्क्स की क्या आइडियोलॉजी रही है, मैंने गांधी जी की भी आइडियोलॉजी पढ़ाई है, कार्ल मार्क्स की भी पढ़ाई है, लास्ट की पढ़ाई है, मैकियावेली शायद छूट गए हैं। ठीक है, तो ये शायद नहीं है, मगर लास्की के बारे में, लास्की भी छूट गए हैं, महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स की पढ़ाई है। ठीक है, कि इन्होंने क्या कहा था, इनकी क्या बात ही रही, क्या नहीं रही है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पढ़ाई है और महात्मा गांधी जी की पढ़ाई है। ठीक है, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के बारे में क्या? देखिए गवर्नमेंट क्या है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट वो है जो स्टेट में चलेगी। ठीक है, ये एक तरीके का एलिमेंट है स्टेट का, मान सकते हैं, बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होती है लॉ मेकिंग के लिए, ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए लॉज वगैरह भी बनाती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने जो पावर्स है ना वो निकाल कर लिखाती है। डेमोक्रेसीज में ज्यादातर हमने ये देखा है, लोकतांत्रिक जितनी भी सरकारें होती हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम होता है और ऑल द पावर्स आर
extract or being extract by the government from the constitution only. ठीक है, they work or they function on the rules and regulations mentioned in the constitution only, so they gets power from the constitution. तो गवर्नमेंट ये भी है, मगर क्या गवर्नमेंट परमानेंट हो सकती है? कैन यू एवर थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? क्या गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर परमानेंट हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वी ऑल्सो हैव नॉन परमानेंट गवर्नमेंट। हर 5 साल में हम हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं और हम अपनी गवर्नमेंट को लेकर आते हैं, तो गवर्नमेंट कैन नॉट बी परमानेंट। ठीक है, विच फंडामेंटल राइट हैज बीन रिमूव? ऑब्वियसली 1976 में इसको रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, ये है राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को। अदरवाइज राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 19 के पार्ट है ये, आर्टिकल 19 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हाउ मेनी फ्रीडम्स, 6, बिल्कुल 6 हैं, 6 हैं ये, 6 फ्रीडम है जो मेंशन है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, जाकर एक बार पढ़िए जब मैंने आपको जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ ये वाली तो। ठीक है, जो नहीं है, जो नहीं पढ़ाई है, वो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। अभी तक मैंने चैप्टर 21 तक कवर अप करे हैं। ठीक है, आई नो दिस थिंग। ठीक है, तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? ऑब्वियसली ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, 47 थे उस समय पर, आज के समय पर 52 है। ठीक है, आज के समय पर 52 है। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने? हम्म, हाँ ये देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स थे जो पहले थे। जब 1976 में क्या हुआ था, 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आ गया था 52, 42 इसमें जो ना 5 सब्जेक्ट थे जो कहीं ना कहीं उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में से उठाकर जो कॉन्करेंट लिस्ट में मूव कर दिए गए थे। एजुकेशन, फॉरेस्ट और वेट्स एंड मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये कुछ सब्जेक्ट थे जो कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट में से उठाकर उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी जो 3 प्रकार की होती है ना, 7 शेड्यूल में 3 प्रकार की लिस्ट होती है, स्टेट, कॉन्करेंट और यूनियन। यूनियन में खाली जो है हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वही लॉ बनाएगी। स्टेट में जो है स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट तब बनाएगी जब स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये जो मैटर है ना, ये नेशन के इंटरेस्ट में है, पूरी कंट्री को इस पर सोचना पड़ेगा, पूरी कंट्री के लिए जरूरी है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लिस्ट के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती हैं। ठीक है, दोनों के अपने अपने लॉज हो सकते हैं, मगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही एक लॉ बनाया हुआ है, तो उस समय पर स्टेट गवर्नमेंट का अगर दूसरा लॉ बनाती है तो वो प्रिवेल नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया हुआ लॉ है वो ही प्रिवेल करेगा। ठीक है, वो ही चलेगा स्टेट गवर्नमेंट्स में। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट में इंफॉर्मेशन थी। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ओवर द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? ओ सॉरी, कौन प्रिसाइड करता है, मतलब यहाँ पर ये लिखा है प्रिसाइड करता है, कौन बैठता है, कौन उसको मतलब एक तरीके से उसका दारोमदार संभालता है राज्यसभा में? ठीक है, तो ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ द? ऑब्वियसली 550, ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था जब हमने पार्लियामेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, बिल्कुल प्रेसिडेंट की बिल्कुल प्रायर उसके रिकमेंडेशन की नहीं इंट्रोड्यूस करा जा सकता। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं मनी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। ठीक है, एक फाइनेंस बिल जो है उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, मनी बिल में चाहिए होती है, मगर एक फाइनेंस बिल सेकंड होता है, उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, वो आर्टिकल 10 टू आर्टिकल 110, 112 और 119 से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, मनी बिल और फाइनेंस बिल सेकंड फर्स्ट। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना कहीं ना कहीं आपकी बुक में लिखी हुई हैं, और कुछ कुछ ऐसी हैं जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, तो वो भी मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, यू जस्ट डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। ठीक है, हाई कोर्ट वर्क अंडर, ऑब्वियसली हाई कोर्ट किसके अंडर आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के अंदर आएंगे? नहीं। गवर्नर के अंदर? नहीं। लॉ मिनिस्टर के? नहीं। ठीक है, सुपर इंटेंडेंस उनको देख रहे कौन करता है, डायरेक्शन कौन देता है, कंट्रोल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो हम हमेशा जब वोट डालने जाते हैं तो हमें ईवीएम दिखती है, जिसमें हम कहीं ना कहीं अपना एक पार्टी का सिंबल देखते हैं, फिर उसके बाद हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ हमने सही जने को वोट दी है। ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कितने जो है पार्टी अकोमोडेट हो सकती है, कितने कैंडिडेट आ सकते हैं? 16, उसका नंबर है 16। ठीक है, ये ईवीएम के बारे में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में आप हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, विच वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी 1952 से लेकर 1971 तक कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रूल करा था। ठीक है, तो ये 5 बार आई थी कॉन्सिक्यूटिवली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल पार्टी ऑफ हरियाणा? यार ये जो ना क्वेश्चन आप एक बार खुद सर्च कीजिएगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या है यार।
ठीक है? तो आप खुद एक बार पढ़िएगा, आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में नीचे, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस? गुड गवर्नेंस क्या होती है? गुड गवर्नेंस जहां पर लोगों को आसानी चीजें हो, आसानी से चीजें मिल जाए, ठीक है, वो गुड गवर्नेंस हो। जहां पर पब्लिक का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, पब्लिक के हित में हो सारी चीजें, यानी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बोल सकते हैं उसे, ठीक है? और जहां पर कहीं ना कहीं आईसीटी का यूज होता हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता हो, ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा फीचर नहीं है गुड गवर्नेंस का? पीपल केयरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल ये फीचर है। करप्शन फ्री गवर्नमेंट, ये भी एक फीचर है। जस्टिस टू द पीपल, ये भी एक फीचर है। एब्सोल्यूट पावर टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स, नहीं ये नहीं हो सकता भाई साहब। नहीं, आप खुद सोचिए, एब्सोल्यूट पावर टू एडमिनिस्ट्रेटर्स ऐसे कैसे हो जाएगी? अगर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और हमारा जो एक एग्जीक्यूटिव दो प्रकार की होती है ना, चाहे फिर वो पॉलिटिकल मतलब टेम्पररी हो या फिर परमानेंट हो। हमारे जितने भी एमएलएज वगैरह होते हैं, एमपी वगैरह होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही हैं, ठीक है? और जो हमारे आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं एक तरीके से। तो अगर इनके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी, या फिर हमारी गवर्नमेंट जो अभी करंट में रूल कर रही है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाएगी, तो भाई तो वो कुछ भी कर सकती है ना। तो ये सारी चीजें तो नहीं होने की हैं, ये गुड गवर्नेंस का पार्ट नहीं हो सकते हैं। अब ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड, यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कब अडॉप्ट करी गई थी? ये चैप्टर है पूरा का पूरा, मुझे इसके बारे में भी आइडिया नहीं है, ठीक है? आई विल लेट यू नो, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज है, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट के बारे में ही बात करेगा। इज मोर अबाउट डेवलपमेंट, ठीक है? और हम बोल सकते हैं, देखिए ये एनवायरनमेंट के बारे में भी हो सकता है, ठीक है? एनवायरनमेंट के बारे में भी हो सकता है, ठीक है? आई हैव नो क्लियर आइडिया, बट हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, ठीक है? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हम डेवलप भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, ठीक है? तो एनवायरनमेंट यहाँ पर अगर आप लगाकर आए होंगे, देन इट विल बी करेक्ट, ठीक है? तो आप एनवायरनमेंट लगाकर आइएगा, शायद ये गलत है, ठीक है? ये गलत है, डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है? हाउ मेनी नेशनल पार्क फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आर देयर इन इंडिया? 95, ठीक है? 95, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप इसे लीव भी कर देंगे तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी इस समय पर इंडिया में 100 प्लस पार्क्स हैं, ठीक है? 100 प्लस हैं, ठीक है? तो ये आप लीव कर सकते हैं, ठीक है? विच वन कॉलोनी was a victim of apartheid? ऑब्वियसली हम अगर रंग भेद की बात करते हैं, तो कौन सी कंट्री रही थी? साउथ अफ्रीका, ठीक है? दक्षिण अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? चाइना रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। श्रीलंका? नहीं। म्यांमार? नहीं। तो ये सारी चीजें नहीं है। द आर्म फोर्स ऑफ विच कंट्री हैड क्रॉस ओवर द साउथ कोरिया इन 1950 एंड रिफ्यूज टू गो बैक? ऑब्वियसली ऑब्वियसली किसकी बात हो रही है यहाँ पर? नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है, ठीक है? नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया कौन थी? साउथ कोरिया, ये देखिए कोरियन पेनिनसुला है, इस कर ऐसे करके है कुछ, ठीक है? तो ऐसे करके पेनिनसुला है, तो यहाँ पर ये 38 पैरेलल लाइन है, 38 पैरेलल लाइन जो डिवाइड करती है साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को। ये वाला चाइना के साथ कनेक्टेड है, ये वाला मोर मोर टुवर्ड दी जापान है। तो नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की तरफ आक्रमण कर दिया था, ठीक है? तो नॉर्थ कोरिया इसका आंसर रहेगा 1950 में, ठीक है? अब देखिए ये मॉड्यूल है 7B और 7A शायद मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है? नहीं है? ये कहाँ से आ गया मेरा भाई? हाँ, 7 है, मैंने आपको ऊपर पढ़ा था, ये 7B है, ठीक है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लेसेस द एनुअल रिपोर्ट, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके सामने एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे? पार्लियामेंट के सामने, ठीक है? यूपीएससी, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, और मैंने आपको बताई है, ठीक है? लेजिस्लेटिव पावर भी होती है, और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है, आपकी जो है पार्डनिंग पावर भी होती है, काफी सारी पावर होती है, जो मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है मेरे भाई, इसमें मैंने जो पढ़ा है ना, वहीं से सारी चीज आई हैं। कोई कोई क्वेश्चन है, जैसे कि ये नॉर्थ कोरिया वाला, ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स आया है, ठीक है? अपार्थाइड वाला मैं आप आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है? और ये वाला थोड़ा सा एनवायरनमेंट में से आया है, ठीक है? एनवायरनमेंट की चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है? गुड गवर्नेंस भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये थोड़ी सी रीजनल वाली चीजें, इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? और
ईवीएम के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, कोर्ट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में भी बता चुका हूँ, ये कॉन्करेंट लिस्ट भी बता चुका हूँ, और राज्यसभा भी पढ़ा चुका हूँ, लोकसभा भी पढ़ा चुका हूँ, प्रेसिडेंट, स्पीकर वगैरह सब पढ़ा चुका हूँ, मैं सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ। जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब देखिए, विच सोशल साइंटिस्ट मेड द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर है, महात्मा गांधी नहीं है, लास्की नहीं है, कार्ल मार्क्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकी अलग अलग धारणाएं थी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की तरफ और एक तरीके से नरमपंथी की तरफ थे। इनके एक ही स्लोगन था, इफ यू वांट समथिंग, जस्ट जस्ट डू अ नॉन वायलेंस। ठीक है, वायलेंस मत करो। ठीक है, सत्याग्रह का पाथ अपनाओ, उसके बाद आपकी सारी चीजें, मनोकामना पूरी हो जाएगी। ठीक है। कार्ल मार्क्स की कुछ और आइडियोलॉजी थी कि जो स्टेट है, स्टेट लेस सोसाइटी की, ये कहीं ना कहीं धारणा इनकी थी। ठीक है। और लास्की के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर का ये कहना था कि जो सिस्टमैटिक स्टडी की जो थ्योरी थी वो इन्होंने ही प्रोपाउंड करी थी, पुट फॉरवर्ड करी थी, दी थी। ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ये बहुत आसान होते हैं। ठीक है। गांधी जी एडवोकेटेड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, एकीकरण, अनेकीकरण। ठीक है, अनेकीकरण बोलते हैं शायद डिसेंट्रलाइजेशन को। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर्स का जो है ना, पावर जो है ना आवंटित होनी चाहिए। सेंटर के पास उसकी पावर होनी चाहिए, स्टेट के पास उसकी, और जो म्यूनसिपैलिटीज, लोकल गवर्नमेंट है, उसकी अलग अलग पावर, कहीं ना कहीं पावर का डिवीजन होना चाहिए। तो हमने पावर का जो डिवीजन है, फेडरल गवर्नमेंट हमने अपनाई है कहाँ से? संघवाद का ढांचा हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है, कनाडा से लिया है। कंसिडर इट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, पावर का पूर्ण आवंटन टू द लोअर लेवल्स। ठीक है, एट द लोअर लेवल्स, एट द लोअर लेवल्स इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में यही होता है, पावर आसानी से बटी हुई होती है। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सीक टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल वर्क, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, आप मुझे बताइए डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से वाला है ये? ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, अभी बता देता मैं। ठीक है, बोथ टू मैन एंड वुमेन। ठीक है, आसानी से बढ़ सकते हैं, मैन के बाद मैन एंड वुमेन। इक्वल पे फॉर इक्वल। पे किसके लिए करा जाता है? पे किसके लिए करा जाता है? काम के लिए। ठीक है, इक्वल वर्क। ठीक है, यहां से हम सोच सकते हैं, हम एक तरीके से धारणा बना सकते हैं। ठीक है, छोड़िए इस आंसर को, छोड़ दीजिए। ठीक है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर वर फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ओरिजिनल, पहले की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, अभी की, अगर हम डायरेक्टली बात करें इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर ये अभी की बात करता तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक नहीं देता ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर इसने फिल इन द ब्लैंक दे दिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा, पिछले की बात कर रहा होगा। पिछले में हम पास्ट तो लगा नहीं सकते, इन द पास्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इन द ओरिजिनल, ओरिजिनल। ठीक है, इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर वर फंडामेंटल राइट्स। हाँ, देयर वर फंडामेंटल राइट्स। मगर फंडामेंटल राइट आप खुद सोचिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कितने फंडामेंटल राइट्स थे। ऑब्वियस सी बात है ना, 7 होंगे, क्योंकि 1946 में क्या हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं एब्रोगेट कर दिया गया था। ठीक है, तो यही चीजें हैं। अब यहाँ पर ये एक मिनट में मिटो ही दूं सारी चीजें, फिर समझाता हूँ आपको। और भी है क्या? नहीं, ये तो नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। आप सही है। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स भरने का तरीका बता रहा हूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी फ्रॉम हिज ऑफिस। कैन बी फ्रॉम हिज ऑफिस क्या हो सकता है भाई साहब? कैन बी अपॉइंटेड एज द, और कौन सा हाईएस्ट ऑफिस है जहां पर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करा जा सकता है? थ्रू प्रोसेस कॉल्ड क्या? प्रोसेस किस में आती है जहां पर प्रेसिडेंट है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो हो नहीं सकता। कैन बी इम्पीच्ड, कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, ये चीज हो सकती है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ही, अब उसको या तो हटाया जा सकता है या केस चलाया जा सकता है। केस चलेगा तो हटाने के लिए चलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इम्पीचमेंट। ठीक है,
इम्पीचमेंट बोलते हैं। अब ये हिंदी में क्या बोलते हैं इम्पीचमेंट को मुझे नहीं पता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से के द्वारा किया जा सकता है निष्कासित, निष्कासित ना, निष्कासित उसके पद से, इम्पीचमेंट रिमूव को बोलते हैं निष्कासित, हटाया, ठीक है, हटाया। या फिर इम्पीचमेंट को क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस होती है इसमें, हिंदी को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इम्पीचमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। एवरी ईयर द प्रेसिडेंट, the the dash is presented by the dash minister in the Lok Sabha। एवरी ईयर क्या प्रेजेंट होता है, कोई बिल जो हर साल आता है, कोई ऐसी चीज जो हर साल होती है। अब पूरी की पूरी पार्लियामेंट पार्लियामेंट प्रोसेस में एक चीज कॉमन है जो हर साल होती है, बजट का प्रेजेंट होना, ठीक है। एवरी ईयर द बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द लोकसभा, एंड ये खाली लोकसभा में ही बजट प्रेजेंट करा जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो बजट है, माहिर को नहीं पता, बजट लोकसभा में जो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस इज कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी टू improve the standard ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन विच सिटी, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं आपको बताऊंगा। इन विच सिटी डिड द कंट्रीज ऑफ आसियान एंड अफ्रीका होल्ड कॉन्फ्रेंस इन 1955? बांदोंग, बांदोंग। अब ये बांदोंग किसकी कैपिटल है, सिटी है, ये आपको मुझे बताना है। ये एक वो थी, बैठक हुई थी, नॉन मूवमेंट, ठीक है, शायद नॉन अलाइन मूवमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। अब बाकी आई हैव नो आइडिया, क्लियर आइडिया अबाउट दिस, आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि बंदुंग किसके रिगार्डिंग एक बैठक थी, ठीक है। मुझे याद था बंदुंग में हुई थी, मगर किसके रिगार्डिंग हुई थी मेरे को ये आइडिया नहीं आ रहा, नॉन अलाइनमेंट की हुई थी या किसी और की हुई थी, क्योंकि काफी सारे जो लीडर्स थे वो अफ्रीका में कहीं ना कहीं गैदर हुए थे और उन्होंने अपना एक गुट बनाया था, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बनाया था, कि जो जब आजाद हो रहा था ना, पूरी की पूरी जो कॉलोनियल इंपीरियलिज्म था वो हट रहा था और कॉलोनीज कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस गेन कर रही थी 1950 के अराउंड, 1950 के अराउंड। तो उनके पास दो, कहीं ना कहीं एक तरीके से दो ऑप्शन हुआ करते थे, या तो वो क्या नाम है, सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर सकते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, या फिर वो किसके साथ जा सकते थे, पूंजीवादी कैपिटलिज्म के साथ जा सकते थे, यूएसए के साथ, यूएसए और यूएसएसआर, दो गुटों में बटा हुआ था उस समय पर वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमारे जो नेहरू जी भी थे और इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर भी थे और काफी सारे लीडर्स थे, उन्होंने एक साथ मिलकर एक बैठक करी, जहां पर फॉर्मेशन हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम का, एन सॉरी NAM, नैम का कहीं ना कहीं फॉर्मेशन हुआ था और उस समय पर ये बैठक हुई थी, ठीक है, ये मुझे पता है, ठीक है। आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस कि मुझे टेम्पर चीजें नहीं याद आती हैं, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, पता है, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको पढ़ाता भी हूँ इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। अब देखिए, हमारा देश आजाद हो गया था, ये जो ना कहानी, ये वाली कश्मीर की, ये बहुत बड़ी कहानी है। आई विल नैरेट ऑल द स्टोरीज एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, कि पंसिल ट्रीटी जब साइन हुई थी वो क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ठीक है। और ये थी जो कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया के बीच में कहीं ना कहीं एक तरीके से एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। तो ये पंसिल ट्रीटी के कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पंसिल एग्रीमेंट रेफर्स टू द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन द तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया। तिब्बत रीजन को इंडिया ने तो रिकॉग्नाइज कर लिया था, मगर इंडिया के जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन था ना, जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने इंडिया के जम्मू कश्मीर रीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करा था। तो ये बहुत बड़ा घपला हुआ था, हमारे साथ धोखा हुआ था। कब साइन हुआ था ये, 1954 में साइन हुआ था, बीजिंग, इन बीजिंग, बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया एंड चाइना। इट्स कोर जो प्रिंसिपल थे वो इसके ये थे कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहेगी दोनों देशों के प्रति, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहेगी, और उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं हम तवज्जो देंगे, इज्जत देंगे, उसकी सोवेरेनिटी को। मगर चाइना ने कहीं ना कहीं धोखेबाजी करी थी उसके बाद। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन होगा, कोई भी लड़ाई वगैरह नहीं होगी,
नॉन इंटरफेरेंस होगा एक दूसरे की टेरिटरी में, ठीक है, और इंटरनल अफेयर्स में किसी एक दूसरे के जो इंटरनल मैटर्स उन पे हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। इक्वालिटी रहेगी, म्यूचुअल बेनिफिट रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बेनिफिट के बारे में और इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, बाद में अपने लड़ाई झगड़ों को बीच में लेकर आएंगे। इसलिए आपने देखा होगा जितनी मर्जी लड़ाई वगैरह हो जाए, जितनी मर्जी कुछ भी हो जाए, मगर ट्रेड कभी भी इम्पैक्ट नहीं होती चाइना के साथ हमारी, ठीक है। पीसफुल रहेंगे, अपने बच्चा अच्छे से रहेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे। तो ये सारी चीजें थी। इट वॉज साइन बिटवीन जवाहरलाल नेहरू इंडिया एंड जू एन लाई, चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इट वाज मीन टू रेगुलेट ट्रेड एंड रिलेशन विद तिब्बत, बट द प्रिंसिपल बिकेम द बेसिस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द 1950s. It symbolized hope of peaceful India-China relations, but collapsed after 1962 Sino-India War. ये सारी चीजें जो ना, एक बार जब हम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा, बहुत मजे आते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने में भी बहुत मजे आते हैं, इतना मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको समझ में पहले ही आ जाएगा। आई विल नॉट नीड कि मैं आपको दोबारा से चीजें बताऊं। जितनी भी ये कंट्री है ना, ये सारी सारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, सारी डेवलप्ड है, ठीक है, सारी डेवलप्ड है, एकदम मजे में बिंदास है। और ये जो मंगोलिया हो गई आपकी, यहाँ पर कजाकिस्तान हो गई, यहाँ पर ये आपकी टर्की हो गई है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी चाइना हो गई है, साउथ अफ्रीका हो गया, पेरू हो गई है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनको आज के समय में या तो कभी कभी हम कंसिडर करते हैं एज अ डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। यहाँ पर ताइवान आप देख सकते हैं, जापान भी इसमें इंक्लूड होता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, ठीक है। और जितनी भी ये आप कंट्री देख रहे हैं ना हरे कलर में, ये सारी सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। यहाँ पर देखिए आपको यूएई भी दिख जाएगा, यूएई, और ये यहाँ आपको ओ क्या नाम है, बहरीन दिख जाएगा, कुवैत, कुवैत यहाँ पर ये वाला कुवैत है, ठीक है। ये छोटी सी पॉइंट है, ये छोटा सा पॉइंट कुवैत का है, ठीक है। यहाँ पर ये बहरीन है, बहरीन है, एक और कंट्री है एसोसिएटेड विद इसके, ठीक है, वो भी एक कंट्री है। तो ये सारी कंट्री जो है ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं आती हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज में आती हैं, ठीक है। समटाइम्स कंसिडर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता है। हमारी कंट्री तो थर्ड वर्ल्ड में ही आती है, भुखमरी इतनी पड़ रही है, किसी को 2 समय की रोटी भी नहीं मिलती है हमारी कंट्री में, ठीक है। नेम एनी कंट्री ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब आप यहाँ से अर्जेंटीना उठा सकते हैं, या फिर उरुग्वे परग्वे यहाँ से उठा सकते हैं, कोलंबिया उठा सकते हैं, ठीक है, वेनेजुला उठा सकते हैं, ठीक है। ये वेनेजुला है, ठीक है। और यहाँ पर आप काफी सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पर आपकी ये अर्जेंटीना हो गई, यहाँ पर आपकी ब्राजील हो गई है, ठीक है। यहाँ पर आपकी काफी सारी टोंगो वगैरह है, यहाँ पर इजिप्ट भी है, आपका यहाँ इजिप्ट है। तो मेरे को कंट्रीज नाम याद नहीं है सारे के सारे। यहाँ पर पपुआ न्यू गिनिया हो गई है, यहाँ पर आपकी इंडोनेशिया हो गई है, इंडोनेशिया हो गई, और ये आपकी अ, मलेशिया हो गई है, यहाँ पर आपके फिलीपींस या फिलीपींस आइलैंड हो गए हैं, म्यांमार हो गई है, ये आपके कोलंबिया वगैरह यहाँ पर भी है, कंबोडिया कंबोडिया लाओस वियतनाम, यहाँ पर ये सारी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया है, और ये साउथ कोरिया। मैं ये इसी की बात कर रहा था, कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। चलें आगे, चलिए। तो विच ईयर इज नोन फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर? 1991, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था, पतन हो गया था, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं कि अब कोल्ड वॉर का विघटन हो गया, कोल्ड वॉर का एंड हो चुका था। उसके बाद से यूएसए एज अ यूएसए एज अ वर्ल्ड पावरफुल कंट्री इमर्ज होकर आया था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945, ठीक है, हैज बीन द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ऑब्वियसली सेकंड वर्ल्ड वॉर के इसने काफी सारे काम करे हैं उसके बाद से। द हेड ऑफ तिब्बत, तिब्बत का हेड हुआ करता था ये पंसिल ट्रीटी जब साइन हुई थी, ठीक है। दलाई लामा ने तिब्बत को छोड़ दिया था, और इंडिया में आकर, इंडिया में एक धर्मशाला नाम की एक वो है इस जगह, वहां पर उन्होंने आकर शेल्टर लिया था इंडिया में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये रह रहे हैं आज भी। इन 1919 पाकिस्तान अग्रेशन इन कारगिल ब्रॉट टू कंट्रीज ऑन द वर्ज ऑफ क्या होगा, मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, ठीक है। कॉन्फ्रंटेशन मतलब टकराव, ठीक है। ये सारी सारी चीजें जो है ना, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। अब देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो ना, जो एनसीआरटीज़म, उसमें बहुत ज्यादा मजे का दिया हुआ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। एक कैनेडी, एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कैनेसी, पता नहीं क्या नाम था, कैनेडी, प्रेसिडेंट कैनेडी, कैनेडी नाम था उनका। और यूएसएसआर के जो एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो बहुत मजे की कहानी है, क्या हुआ था वो, एक स्टोरी है पूरी की पूरी, ठीक है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज 10 नॉन परमानेंट मेंबर एंड 5 परमानेंट मेंबर। 5 से आपको पता लग जाना चाहिए, और 10 से, ठीक है।
तो ये यूएन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, कितने मेंबर होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी परमानेंट काउंसिल होती है, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1962 इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डिप्लोमेसी। यहाँ पर डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी हुई थी भाई, बहुत ज्यादा मजा आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसएसआर एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। यानी एक तरीके से मैं छोटा छोटा बताऊं ना, तो उस समय पर जो ना यूएसएसआर ने क्या करा था कि जो पनामा एक कंट्री है, उसके उसके जो प्रेसिडेंट है उसके साथ जो ना उनके रिलेशन अच्छे हो गए थे, और वहां पर अपनी जो मिसाइल्स वगैरह है ना, तो वो वहां पर तैनात कर दी थी। तो उसी चीज के रिगार्डिंग ये सारी चीजें। पनामा कंट्री थी, एक और कोई और सी कंट्री भी हो सकती है, देखिए मेरे को भी याद नहीं है, बट हाँ आई हैव ए स्टोरी इन माई माइंड। ठीक है। 34वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन डज द यूनाइटेड नेशंस हैव। कितने प्रिंसिपल ऑर्गन है? पहले देखिए, आईसीजे इंटरनल, पहले तो 6 हुआ करते थे मगर अभी 5 ही हैं। ठीक है। एक को हटा दिया गया है जो कि है द ट्रस्टीशिप काउंसिल को। ठीक है, ये 6th ऑर्गन हुआ करता था, अभी 4 हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएन सेक्रेटेरिएट और यूनाइटेड नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। ठीक है, ये कुछ ऑर्गन्स हैं। ये मैं जब आपको यूनाइटेड नेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, देन आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल सेट मेडिएटर इन 1952 टू सॉल्व द कश्मीर इशू। ऑब्वियसली भेजा था, ये पूरी की पूरी जो ना रणजीत सिंह एक राजा हुआ करते थे, उस समय की बात है जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, दे वेंट टू द यूनाइटेड नेशन विद द इशू ऑफ कश्मीर। जब चाइना ने ये कहा था कि आई एम नॉट रिकॉग्नाइजिंग द कश्मीर एज द पार्ट ऑफ द इंडिया, बट वी रिकॉग्नाइज द तिब्बत और द तिब्बत रीजन एज द पार्ट ऑफ द चाइना। ठीक है, बट उसने नहीं करा था, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं खले भी यहाँ पर एक तरीके से चीटिंग करी थी, हमारे पर चीटिंग करता है चाइना। इन द कॉन्स्टिट्यूशन एडिकेट प्रोहिबिशन हैव बीन मेड टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। एडिकेट प्रोविजन, एडिकेट प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? प्रोविजन ही तो हो सकते हैं किसी संविधान में एक प्रोविजन हो सकता है, एक तरीके से लिखा हुआ चीज हो सकता है, हिंदी में नहीं बोल पता मुझे क्या बोलते हैं प्रोविजन को। हैव बीन मेड टू इंश्योर इंडिपेंडेंस। क्या इंश्योर हो सकती है? अगर एक संविधान में कुछ लिखा जा सका है, तो वो चीज होकर रहेगी। ठीक है, वो चीज होकर रही जो संविधान में लिखी है। तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग है, तो क्या हो सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन का? रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं इस चीज के? नहीं, इंडिपेंडेंस हो सकती है। ठीक है, स्वतंत्रता, तो वो मेंशन है। ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? ऑब्वियसली 6 साल होगा, 6 साल होगा, और 65 साल, जितना भी, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। जो चेयरमैन होगा ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो दोबारा एलिजिबल नहीं है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। मगर जो जो अदर मेंबर होंगे ना, जैसे कि चेयरमैन हो गया कोई भी, ठीक है, और अदर मेंबर जो भी होते हैं, ठीक है। आप मुझे ही बताइए लिए, ये मुझे भी नहीं पता, बट आप भी मुझे बताइएगा, मैं भूल रहा हूँ, दिमाग से स्लिप हो गया, कि यूपीएससी कितने मेंबर बॉडी है? ठीक है, कितने मेंबर की बॉडी? आई थिंक 3 मेंबर है यहाँ पर, 3 मेंबर है। ठीक है। तो चीफ या फिर चेयरमैन बोल सकते हैं, और 3 मेंबर और हैं। ठीक है। ये जो अदर मेंबर है ना, अदर मेंबर है यूपीएससी के, वो चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के। ठीक है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट्स में, उसके चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी मेंबर हैं स्टेट्स में, वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, मगर एलिजिबल नहीं होते हैं ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है। आंसर एनी फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव भाई मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ एग्जीक्यूटिव के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ऑब्वियसली सारी सारी मैकेनिज्म एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव संभालती है, इधर से उधर पॉलिसीज बनाना, कहाँ क्या जाना, कहाँ क्या नहीं जाना, ये सारी चीजें वो ही करती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ही संभालती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। द द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी insulates the civil service from any political interference। सिविल सर्विस के बारे में आ गया, जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, एक सिद्धांत है प्रिंसिपल, यानी जो न्यूट्रलिटी का सिद्धांत है, वो सिविल सर्विस को ये बताता है कि तुमको पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल मैटर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है। अब देखिए 36वां क्वेश्चन, ये सेक्शन भी है, एक्सप्लेन द रेवोल्यूशन। मार्क्सिज्म के बारे में ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लिमिटेड स्टेट लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड स्टेट डीपीएसपीज, ये भी पढ़ा चुका हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से इंप्लीमेंट हुए कौन से नहीं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सारी चीज पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी एज अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 50 में। ठीक है।
डीपीएसपी में। टू कंडीशंस अंडर विच द प्रेसिडेंट रूल, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 356 की बात कर रहा है, ठीक है। हाईलाइट एनी टू कंडीशन अंडर विच द नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 352 की बात कर रहा है ये, ठीक है। 360 में आती फाइनेंशियल इमरजेंसी। एनालाइज एनी वन रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारी कमिटी, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, ठीक है। टू फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जब यूनियन के हम फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था, ठीक है, लोकसभा जब मैंने आपको पढ़ाई थी, कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा और द पार्लियामेंट, एंड इन जनरल दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और इन पर्टिकुलर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, यह भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या फंक्शंस होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। गुड गवर्नेंस, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि क्या क्या हिंड्रेंसेस हैं, ठीक है, वेरियस हो सकती हैं, जैसे कि काफी सारी पब्लिक होती है और पॉलिटिकल जितने भी सॉरी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो चेंजेस आते हैं ना उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। डिजिटल गैप भी हो सकता है, ये भी एक हिंड्रेंस है गुड गवर्नेंस के लिए, ठीक है। सिटीजन चार्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, टाइमली उसको पब्लिश ना करना, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंड्रेंस है गुड गवर्नेंस के लिए। अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश करना, वो भी एक हिंड्रेंस है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होना, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ना होना, ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डिजिटल लिटरेसी, जो पीपल लिटरेट नहीं है वो उनके लिए कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का उनको एजुकेट करने में, वो भी कहीं एक तरीके से हिंड्रेंस ही कहलाएगा। तो बहुत सारे हिंड्रेंसेस है, मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है जो मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, तो मैंने नहीं पढ़ा है, ये जो चीज मैंने नहीं पढ़ा है उसको कट लगा रखा है, ठीक है। ये भी मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि पीस कीपिंग फोर्स अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशंस की, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को मेंटेन करेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड और पीस एस्टैब्लिश करेगी। जो भी अनरेस्ट, जो भी कंट्रीज जो है अनरेस्ट से कहीं ना कहीं सफर कर रही हैं, ठीक है, अनसर्टेनिटी सिचुएशन जहां पर चल रही है, तो ऑब्वियसली सारी चीजें होगी। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, कि यूएन के काम क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब 46वां क्वेश्चन, ब्यूरोक्रेसी के टू फंक्शन होते हैं, ठीक है, टू फंक्शंस के बारे में आपको बताना जो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे क्या होती है ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, कैसे और क्या होती है, ठीक है। उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी और भी बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं। और उनके फीचर्स क्या होते हैं, दे समवेयर समवेयर दे आर एट दी फोर फ्रंट, ठीक है, दे डायरेक्टली डील विद द पीपल समटाइम्स, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का ये भी काम होता है, दे फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, ठीक है, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते हैं ये ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलते हैं, नौकरशाही जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। थ्री डिफरेंसेस, ये एक तरीके का ब्रिज भी होती है, जो पॉलिटिकल कह सकते हैं हम पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, उसके बीच में और पीपल के बीच में कहीं ना कहीं लिंक स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। थ्री डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, दूसरा चैप्टर इसी से डील करता है, ठीक है। रिलीवेंस ऑफ मार्क्सिज्म, तीसरा चैप्टर इसी से डील करता है। वीकनेस ऑफ लिबरलिज्म, तीसरा चौथा चैप्टर यहीं से है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता चुका है, इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। प्रेशर ग्रुप, मैंने आपको रिसेंटली एक जो चैप्टर पढ़ाया वो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, पब्लिक ओपिनियन के बारे में ही है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। थ्री कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल पार्टी, ये भी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा, 17वां चैप्टर है, ठीक है। थ्री वीकनेसेस ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में वीकनेसेस, ठीक है, काफी बड़ी कंट्री है, इलेक्शन कंडक्ट कराना, ठीक है, और फिर उसके बाद इलेक्टोरल रूल प्रिपेयर करना। दूसरी चीज दूसरी चीज दिमाग में नहीं आ रही है, मतलब काफी सारी चीजें हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वीकनेसेस जो हो सकती हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट फीचर्स क्या ह्यूमन राइट के, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पंचायत के बारे में ऑलरेडी, म्यूनसिपैलिटीज के बारे में बता चुका हूँ, हाई कोर्ट के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा आगे। और जो थ्री मेन एक्टिविटीज जो यूनाइटेड नेशन परफॉर्म करता है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ वैसे भी, ठीक है, एक तरीके से, मगर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी। तो सारी चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं, कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक से बाहर नहीं आया, जो बुक से बाहर आया वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आउट ऑफ द बुक भी काफी सारे क्वेश्चन होते हैं मगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आपको नहीं करने हैं, छोड़ भी सकते हैं, गलत भी मार्क आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बस आपका काम, आपका छोटी सी हेल्प चाहिए, ठीक है। आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं करेगा।
ये आपको इसमें आपको कुछ पैसा भी नहीं देना है, बट हाँ अगर आप चाहते हैं कि मेरी हेल्प करना चाहते हैं कि मैं आपको और भी ज्यादा हेल्प करूँ, आपके जैसे बच्चों को दूसरों को भी हेल्प करूँ, तो आप मेरे जो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं और छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो चैनल को शेयर कर दीजिए और अपनी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तुम्हारा ही चैनल है भाई साहब, ये मेरा चैनल नहीं है, मैं तो आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सोचिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दूसरा जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, क्या मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर अक्टूबर 2024 का और अप्रैल 2024 का, अक्टूबर 2023 का और अप्रैल 2023 का, सारे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, क्या क्या चीजें कैसे नहीं है। ठीक है, आंसर्स कैसे लिखना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैसे लिख सकते हैं आंसर, बढ़िया आंसर। ठीक है, तो वो वीडियो को मैं नीचे कमेंट बॉक्स में मतलब एक तरीके से पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप रीच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।